अभी तक के लेक्चर्स के अंदर आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था बिल्कुल बेसिक से। आपके पास दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस आपके पास होती हैं वो कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेती हैं। तो आखिर क्या होता है इक्विलिब्रियम, पहले आप लोगों ने पढ़ा उसके कुछ फीचर्स, देन आप लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी हेल्प से आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना सीखा इन टर्म्स ऑफ केपी एंड केसी। एंड देन आप लोगों ने केपी और केसी के बीच में रिलेशन को पढ़ा एंड साथ में आपने कुछ क्वेश्चंस किए जो आपके पास उस रिलेशन के ऊपर बेस आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है, वो भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 6 of chemical equilibrium. 5 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट जाना है RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की अलग से एक पेज देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से ही हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो IIT जैम एग्जाम की, CSIR नेट एग्जाम की और गेट एग्जाम की, तो ये पूरा की पूरा कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जनरली हम यहाँ पर बात करते हैं नेट और गेट एग्जाम की, लेकिन नेट और गेट में आपके पास इस टॉपिक के ऊपर से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन IIT जैम के अंदर आपके पास इस टॉपिक के ऊपर से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया तो उसके बाद आपको आयनिक के अंदर भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जो मैं इसके बाद ही स्टार्ट करने वाला हूं। सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जैम एग्जाम, तो आपके लिए ये पूरा की पूरा कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज इसको पूरा फॉलो कीजिएगा। यहां पर आपको कुछ भी लेक्चर्स को मिस नहीं करना है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गेट और नेट एग्जाम की, उनके लिए भी ये कोर्स हेल्पफुल है, क्योंकि कभी कभी आपके पास इन एग्जाम्स के अंदर भी यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। साथ में ये चैप्टर आपका बिल्कुल एक बेसिक चैप्टर होता है। अगर आपने इसको समझा तो फिर आगे जाकर आपको आयनिक के अंदर, थर्मो के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड साथ में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी इस चैप्टर से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है। साथ में आपको ऑल पे टिक करना है, ताकि जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ, राइट। तो विदाउट एनी डिले चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर हेडिंग लिखी हुई है आज की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला पॉइंट है, द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैव अटेन्ड देयर इक्विलिब्रियम वैल्यूज एंड डू नॉट चेंज विद टाइम। ये बात हम लोग कर चुके हैं पहले भी कि आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो कुछ टाइम के बाद क्या कर लेती हैं, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगी। एंड आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज, जो भी उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपके पास है, उन सब की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जिस टाइम पे आपके पास उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, उस टाइम पे आपका जो रेशो था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उस रेशो को मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलूंगा। पर ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद ही जब आप उस रेशो को कैलकुलेट करोगे तभी आप उसे क्या बोलने वाले हो, K के बराबर बोलने वाले हो, यानी कि K इक्विलिब्रियम के बराबर बोलने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट है, The value of equilibrium constant is independent of the initial concentration of a reactant and product। अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक रिएक्शन है यहाँ पर, लेट्स से आपके पास कोई रिएक्शन है यहाँ पर N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स यू अमोनिया, राइट। ये आपके पास क्या है, कोई एक रिएक्शन है। ये मैंने यहाँ पर अभी बैलेंस नहीं किया इस रिएक्शन को, लेकिन लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर मान लेते हैं कि आपने पहले अपने रिएक्शन वेसल के अंदर 10 मोल डाले N2 के एंड 10 आपने डाल दिए H2 के, 10 आपने डाले 10 मोल डाले आपने H2 के और 10 आपने डाल दिए यहाँ पर N2 के। तो कुछ टाइम के बाद आपकी जो रिएक्शन क्या कर लेगी, वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी। और उस टाइम पे इसकी जो Kc की वैल्यू होगी, अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए, मान लो उसके पास क्या है, x है, मैंने उसको अज्यूम कर लिया है, या पास यहाँ पर क्या है, x है। अब ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन हम डाली यहाँ पर N2 की और H2 की 10 मोल्स, अगर मैं इस इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज भी कर देता हूँ, लेट्स से कि मैंने एक और वेसल ली, उसके अंदर मैंने डाल दी है इनके इनिशियल मोल्स डाल दिए मैंने 20 मोल्स एंड 20 मोल्स, तब भी आपके पास ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी, उस टाइम पे जो उसका रेशियो होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट का, वो आपके पास क्या निकल कर आने वाला है भाई, x के बराबर ही निकल कर आने वाला है। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट की चाहे कुछ भी ले लो, जब भी कोई एक सिंगल केमिकल रिएक्शंस आपके पास
इक्विलिब्रियम में जाएगी उस टाइम के ऊपर आपके पास जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपके पास सेम रहती है किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन की एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। टेम्परेचर को बदलोगे तो यस वैल्यू हो जाती है चेंज। तो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से आपकी केसी की वैल्यू डिपेंड करती है उसको हम पढ़ेंगे इसी कोर्स के अंदर आगे जाकर। लेकिन अभी के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है दैट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चाहे इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, कुछ टाइम के बाद जब वो इक्विलिब्रियम में जाएगी उसके बाद जो उसका रेशियो आप निकालोगे, यानी कि जो आप केसी को निकालोगे, उसकी वैल्यू आपके पास किसी एक सिंगल इक्वेशन के लिए सेम ही रहने वाली है, राइट। नेक्स्ट है equilibrium constant has one unique value for a particular reaction represented by a balanced equation at a given temperature। याद रखना भाई at a given temperature, अगर टेम्परेचर बदला तो चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। सो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। इसको पढ़ चुके हो आप लोग। जब भी आप किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट को डाल देते हो तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जस्ट उस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन होने वाला है उसको बस थोड़ा जल्दी करवा देगा। मान लो आपके पास ये कोई केमिकल रिएक्शन है N2 प्लस H2 और अमोनिया, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी यहाँ पर। लेट्स से कि आपने इस रिएक्शन के अंदर डाले हैं 10 मोल्स N2 के, 10 मोल्स H2 के, एंड आफ्टर 30 मिनट्स इसने क्या कर लिया है भाई, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। तो जब मैं इसी रिएक्शन के अंदर डाल दूंगा अपने कैटलिस्ट को तो ये आपके पास 30 मिनट की जगह विद इन 3 मिनट, विद इन 4 मिनट क्या कर लेगी, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी। लेकिन जो आपके पास वैल्यू हुई केसी की उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पहले आपके पास था वो आपके पास क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और ग्राफ के थ्रू मैंने आपको समझाया भी हुआ है। कैटलिस्ट सिंपली हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम अर्लियर। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, पहले कैटलिस्ट नहीं है तो उस टाइम आपके पास क्या होगा भाई, ये आपके पास यहाँ पर क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या यहाँ पर क्या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जिस टाइम पे आपका रेट बराबर हो, जैसे मैं क्या बोलता हूँ भाई, इतने टाइम में उसने क्या कर लिया है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। अब अगर आपने इसी रिएक्शन में क्या डाल दिया भाई, लेट्स से कि आपने डाल दिया कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को डालने के बाद होगा क्या, आपके पास जो यहाँ पर एक ग्राफ में जो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो बराबर हो रहा था ये बस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यानी कि जब आप कैटलिस्ट को डालते हो तो बस वो उस रिएक्शन के अंदर थोड़े से कम टाइम में क्या कर देगा, इक्विलिब्रियम को अटेन करवा देगा। बस इतनी ही आपके पास यहाँ पर यूज होता है कैटलिस्ट का किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन ऑर्डर टू अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। अब जो आपके पास ये वैल्यू निकली है केसी की, जो आपके पास वैल्यू निकली है केपी की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर करता है, आपने बात कर ली है पहले ही। लेकिन आपके पास लेट्स से कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो क्या उस टाइम के ऊपर आपके पास के इक्विलिब्रियम बदल जाएगा भाई, बिल्कुल बदलेगा। अगर आपने इक्वेशन को ही चेंज कर दिया तो आपके पास जो के इक्विलिब्रियम है वो डेफिनेटली आपके पास चेंज हो जाएगा। या फिर आपने लेट्स से कि आपने इक्वेशन को तो सेम रखा बट आपने टेम्परेचर को बदल दिया, तब भी आपके पास जो कि इक्विलिब्रियम है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। तो उसी चीज को मैं यहां पर अच्छे से आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सारे फैक्टर पढ़ेंगे एंड साथ में उन फैक्टर्स के ऊपर आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ यहां पर देखते चलेंगे। तो नंबर ए में लिखा हुआ है यहां पर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। इफ द रिएक्शन is reversed, the value of equilibrium constant for the reverse reaction will be inverse of that of original reaction। इसको आप खुद भी कर सकते हो, जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट एक्सप्रेशन लिखना है अपने के इक्विलिब्रियम का। मान लेते हैं आपके रिएक्शन यहाँ पर है a प्लस बी इक्विलिब्रियम c प्लस डी। अब इस रिएक्शन के लिए आपके पास जो होगा के इक्विलिब्रियम, उसे आप कैसे लिखते हो, उसे आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पास क्या है c और d है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ c और d आएगा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ b एंड कंसंट्रेशन ऑफ a। मैं मानकर चल लेता हूँ कि आपके पास यहाँ पर जो कोफिशिएंट दैट इज व्हाट, दैट इज 1 1 1 1, ताकि हम लोग चीज़ों को जो है वो इजीली समझ सके। हालांकि अगर ये कोफिशिएंट अलग भी होते तब भी आपके पास चीज़ें जो होती है वो सेम ही कराती। नाउ इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी c प्लस डी इक्विलिब्रियम a प्लस p। और अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखना चाहूँगा अपने के इक्विलिब्रियम को, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और इस रिएक्शन के लिए आपके पास प्रोडक्ट क्या होने वाला है, फिर a और b हो जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ c एंड कंसंट्रेशन ऑफ d। और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हो इन दोनों के इक्विलिब्रियम को तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास जो के इक्विलिब्रियम है या आपके पास यहाँ पर जो के डैश इक्विलिब्रियम है इसमें रिलेशन क्या है। सो आपके पास जो के डैश इक्विलिब्रियम होगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के इक्विलिब्रियम। तो यही था आपके पास पहला फैक्टर। दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार आपके सामने, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड द
वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन विल बी इनवर्स ऑफ दैट ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी कभी हमें क्वेश्चंस के अंदर इस वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं यहाँ से भाई, फॉर एन एग्जांपल मान लो वो आपको एक रिएक्शन दे देगा, एक और दे देगा, और फिर वो आपको एक और दे देगा ओवरऑल रिएक्शन, आपको इसका भी इक्विलिब्रियम पता है, आपको इसका भी पता है, और आपसे वो जो लास्ट में लिखी होगी उसका क्या पूछ लेगा, आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेगा। तो वहां पर आपके लिए ये फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं रिएक्शन के अंदर स्टोचियोमेट्री को चेंज कर दूं तो क्या आपके पास के इक्विलिब्रियम चेंज होगा? भाई डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन को लिखते वक्त आप वहां पर उसका यूज भी कर रहे हो। रेज टू द पावर क्या लगाते हो आप लोग, इक्वल टू देयर स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर n, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द न्यू रिएक्शन विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन रेज टू द पावर n। इसको भी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, चलिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं एग्जांपल की इधर ही। अगर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है तो लेट से आपके पास यही कोई एक केमिकल रिएक्शन है ना, इसके पास यहाँ पर क्या है, A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस D। अगर मैं इसी रिएक्शन के लिखना चाहता हूँ K इक्विलिब्रियम को, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मान लो, तो आपस क्या बन जाएगा, ये 2A 2B 2C एंड 2D। और अगर इस वक्त मैं चाहूँ लिखना इसका K इक्विलिब्रियम, वो क्या बन जाएगा पास, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ D का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर एंड कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। अब इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू दी पावर 2। और आपके पास ये क्या था पहले, आपके पास ये आपके पास था पुराने वाला K इक्विलिब्रियम, ये है आपके पास नए वाला इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पास क्या बन गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर बन गया। तो अगर मैंने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नए वाला कांस्टेंट क्या बन जाएगा भाई, पुराने वाले का स्क्वायर। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो बस क्या बन जाता है, ये पुराने वाले का क्यूब। तो अगर मैं इसको यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा पास, पुराने वाले का रेज टू दी पावर n। वही चीज मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर n, यानी कि मैं सभी स्पीसीज को n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द न्यू रिएक्शन विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन रेज टू द पावर दैट फैक्टर जिससे आपने उसको मल्टीप्लाई किया है। तो मैंने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई किया है n से, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, रेज टू द पावर इक्वल टू n आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वाली चीज भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है एडिशन ऑफ रिएक्शन। अगर मैं 2 रिएक्शंस को ऐड कर दूंगा तो जो आपके पास एक नई रिएक्शन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिखोगे, फ्रॉम द इंडिविजुअली एडेड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, if there is addition of 2 reaction then equilibrium constant of the resultant reaction will be equal to the product of equilibrium constant of individually added reactions। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है, आपके पास यहाँ पर है N2 प्लस O2, इक्विलिब्रियम में है 2NO, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज 2NO प्लस O2, इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पर है 2NO, यानी आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम 2 है, आपके पास रिएक्शन नंबर 2 है। तो मैं इन दोनों इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम को पहले लिख देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, 1 के लिए बन जाएगा K1 इज इक्वल टू NO की पावर 2 रहेगी, यहाँ पर देखिए भाई NO की पावर 2 रहेगी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2। 2 के लिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर स्टेप 1 के लिए और स्टेप 2 के लिए अपने लिख लिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर एज K1 और K2, इस तरीके से उसको लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेप 1 को और स्टेप 2 को ऐड कर दूंगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ भाई, मैं इन दोनों इक्वेशन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो कैसे ऐड करूंगा भाई, यहाँ पर मैं, यहाँ पास क्या है N2 है तो मैं N2 लिख दूंगा, यहाँ पास क्या है O2 है, यहाँ भी क्या है O2 है, तो क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ O2 बन जाएगा। यहाँ आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ NO है, और यहाँ भी आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ NO है, तो ये हो जाएंगे दूसरे से कैंसिल आउट, या आगे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NO2 बन जाएगा। सो दिस विल बी द केमिकल इक्वेशन फॉर द एडिड रिएक्शन। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है N2 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ NO2। और अगर मैं इस इक्वेशन के लिखना चाहता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा भाई, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2, जो मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। अब इस चीज़ को
इस चीज़ को मैं फर्दर इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 इनटू में मैंने कर दिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ O2, और मैंने यहाँ पर किया हुआ है NO का स्क्वायर किया, बेसिकली NO का स्क्वायर है ये। मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, यहाँ पर स्क्वायर था, मैंने यहाँ पर कर दिया सिंपल इसको सिंगल। यहाँ पास बन जाएगा NO2 का स्क्वायर, NO का स्क्वायर डिवाइड बाय O2 का कंसंट्रेशन। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो आपके पास जो ये चीज़ है और जो ये चीज़ है वो सेम ही है। देखो ध्यान से भाई, NO का स्क्वायर इससे और इससे कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा पास, O2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, पर मैंने ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है ऐसे क्योंकि आपने जिन दो स्टेप्स को यहाँ पर ऐड किया है ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या, स्टेप 1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है यहाँ पर, स्टेप 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है ताकि मैं यहाँ पर ये बोल सकूँ दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एडेड रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअली एडेड रिएक्शन, यानी कि K1 इनटू में K2। तो ये आपको एज ए फीचर याद रखना है, बार बार आप इसको कर नहीं देखोगे, बस आप इसको याद रखो कि अगर मैं दो इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी उसका जो होगा आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअली एडेड रिएक्शन। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आपके पास होती है मल्टी स्टेप रिएक्शंस, है ना। तो मल्टी स्टेप पे आपके पास क्या होता है भाई, एक स्टेप है, दो स्टेप है, तीन स्टेप है, आप लिखते हो वहां पर ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो। तो अगर आपको इंडिविजुअल स्टेप का कांस्टेंट पता है तो आप यहां पर अपने ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बड़े इजीली लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर। क्वेश्चंस के अंदर हम इसका इसका यूज करेंगे। तो अभी आपने क्या कर लिया, उनको ऐड कर दिया। अगर आपने दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इफ वी सब्ट्रैक्ट टू रिएक्शंस देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी डिवाइडेड। तो आपके पास सब्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब क्या है, वैसा तो नहीं है कि आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाले हो। मान लो कोई रिएक्शन आपके पास यहाँ पर है, ए से आपके पास A प्लस बी गिव्स आपको C प्लस डी है, और एक आपके पास हम मान लेते हैं भाई C प्लस का लेट्स से आपके पास यहाँ पर क्या है, मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। हम इसको यहाँ पर मान लेते हैं A इक्विलिब्रियम में B जा रहा है और यहाँ पास क्या है, C इक्विलिब्रियम में D है। अब इन दो रिएक्शंस के सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, मतलब ये होगा आपके पास लेट्स से आपके पास क्या स्टेप 1 है, यहाँ पर क्या स्टेप 2 है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर स्टेप 1 माइनस ऑफ स्टेप 2। तो यहाँ पर मैं माइनस कैसे करूँगा इक्वेशंस को, इक्वेशंस तो मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन -2 का यहाँ मतलब क्या होने वाला है कि मैं पहले सेकंड वाले को रिवर्स करूँ, मैं सेकंड वाले को पहले क्या करूँ, रिवर्स करूँ और फिर उसको ऐड करूँ, राइट। इसका मतलब होता है ये। तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर स्टेप 1 के लिए, इसके लिए आपस K1 क्या हो जाएगा, K1 विल बी व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। इसके आपस क्या हो जाएगा भाई, K2 आपके पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। अब मुझे करना है 1 - 2, यानी कि मुझे पहले 2 को रिवर्स करना है। तो अगर मैं 2 को रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास बनने वाला है D इक्विलिब्रियम C। मैंने क्या किया, मैंने स्टेप 2 को रिवर्स कर दिया है, D इक्विलिब्रियम C। और आपने अभी पढ़ा है कि अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं तो उसका जो कांस्टेंट होता है वो क्या बन जाएगा पास, उसका इन्वर्स बन जाता है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आपके पास K इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/K2 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास क्या था, K2 था। तो जब मैंने इसको इन्वर्स किया है तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास 1/K2 बन जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 का मतलब क्या होता है कि मुझे जिसके आगे लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव, उसको मुझे पहले करना है रिवर्स, फिर मुझे उसको ऐड करना है। इसका मतलब क्या होता है भाई, 1 प्लस माइनस ऑफ 2, यानी कि मैं सेकंड वाले इक्वेशन को पहले करूंगा रिवर्स, फिर मैं वो करूंगा ऐड। तो सेकंड वाले का आपके पास कांस्टेंट क्या निकल आया भाई, इसका आपके पास पहले क्या था, K2 था, लेकिन आपके पास -2 क्या हो जाएगा फिर, दिस विल बी इक्वल टू 1/K2। इसके पास यहाँ पर क्या था, इसके पास K1 था। और जब मैं दो इक्वेशन को ऐड करता हूँ, आपने अभी पढ़ा है, जब मैं दो इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो आपके पास जो एडिड इक्वेशन होती है उसका जो कांस्टेंट है वो क्या बन जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा पास, K1 इनटू में 1/K2, यानी कि K1/K2 ही बन जाएगा। तो स्टेप वाइज मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर आपको वैसे ही याद रखना है तो आप याद कर सकते हो कि अगर मैं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उस केस में आपके पास क्या बन जाएगा भाई, नई इक्वेशन का जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, उनको आपको बस डिवाइड करना है जो आपके पास इंडिविजुअली स्टेप का कांस्टेंट था। वही चीज मैंने यहां पर आपके सामने लिखी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। बहुत
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, IIT जैम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास ग्राफिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, यहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, और आपके पास यहाँ पर आती है वेंट ऑफ इक्वेशन जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो वेंट ऑफ इक्वेशंस को प्लीज़ याद रखिएगा, उसके ऊपर से आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम के अंदर आए भी हुए हैं और आपके एग्जाम के अंदर आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलरली बैलेंस्ड रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अदर फैक्टर्स लाइक अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी, A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस D, तो इस इक्वेशन के अंदर आप चाहे इसके अंदर जो A है, जो B है, जो C है, जो D है, उनकी आप चाहो तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, यानी कि इनका अमाउंट कुछ भी ले लो, इनकी कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, इनका इनिशियल प्रेशर कुछ भी हो, आपके वेसल का वॉल्यूम कुछ भी हो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो आपके पास होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास सेम रहेगी जब तक मैं टेम्परेचर को चेंज नहीं करता हूं। तो टेम्परेचर को चेंज करने से ही आपके पास जस्ट इसकी वैल्यू बदलेगी। या फिर अगर मैं इस इक्वेशन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो आप देख चुके हो, है ना। या फिर मैं दो इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो अगर आपके पास इक्वेशन बदल जाएगी तो यस वैल्यू बदलेगी, लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन सेम रही तो जब तक टेम्परेचर सेम है आपके पास इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इसको ज़रा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, क्या पता है आपको कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वापस क्या होता है, वो दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी हमने इसकी, बिल्कुल बेसिक्स के अंदर। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज योर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और आप लोग पढ़ते कहाँ पर हो रेट कांस्टेंट को, आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में, और केमिकल काइनेटिक्स में ही आपके पास एक इक्वेशन होती है आर्हेनियस इक्वेशन, जो आपसे कहती है कि जो आपका रेट कांस्टेंट होता है दैट इज एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट। और कैसे डिपेंड होता है वो उसके ऊपर, ये है इक्वेशन उसकी, K इज इक्वल टू व्हाट, A e की पावर माइनस A अपॉन RT। A आपके पास यहाँ पर क्या है, आर्हेनियस का फैक्टर होता है, E आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, T आपके पास यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, R आपके पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ये आपके पास होती है आर्हेनियस इक्वेशन, जिसको आप कहाँ पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। और केमिकल काइनेटिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं RJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ यार, कहाँ पर जाना है आपको, प्ले सेशन में जाना है, वहाँ पर जाकर आपको केमिकल काइनेटिक्स की भी अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ऑन किया है। एंड दैट प्लेलिस्ट इज कंप्लीटली हेल्पफुल फॉर योर IIT जैम, फॉर योर गेट एग्जाम एंड फॉर योर CSIR नेट एग्जाम। लेकिन अभी कमाल की बात यह है कि अगर मैं इस आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करता हूं अपने KF के लिए और KB के लिए, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर मैं इन दोनों के ऊपर आर्हेनियस इक्वेशन का अप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं, वो आपके पास क्या रेट कांस्टेंट है, तो आपके पास KF क्या बन जाएगा, दिस विल बी व्हाट, AF e की पावर माइनस का EF अपॉन में RT। ये क्या बन जाएगा, AB e की पावर माइनस का EAB अपॉन RT। यहाँ पास क्या हो जाएगा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पास यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ योर बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर मैंने इस AF अपॉन AB को लिख दिया इस तरीके से बाहर, राइट। और यहाँ पास क्या बन जाएगा भाई, E की पावर माइनस X हो ऊपर, E की पावर माइनस Y हो ऊपर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ यहाँ पर E की पावर माइनस ऑफ X माइनस Y, लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से, बस ये ऊपर चला गया। सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है, बस मैंने उसी चीज़ को आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस थिंग विल बिकम व्हाट, दिस थिंग विल बिकम E की पावर माइनस EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड डिवाइड बाय RT आपके पास यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, कॉमन है। मैंने इसको यहाँ पर कैसे लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। सिंपल मैथमेटिक्स जो आप लोग कक्षा 10वीं से पहले पढ़ चुके हो। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब आपके पास यहाँ पर जो EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि डेल्टा H ही आपके पास ये होता है। तो मैंने इसको यहाँ पर डेल्टा H से रिप्लेस कर दिया और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, क्या हमारे पास पूरा की पूरा एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इनटू में E की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन में RT। अब सवाल ये है कि EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड डेल्टा H कैसे हुआ, यानी कि उस रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी कैसा हुआ, तो उसको हम जरा पढ़ेंगे, डोंट वरी, समझेंगे उसको भी हम लोग। लेकिन इस इक्वेशन
लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। नाम प्लीज़ याद रखना, कभी कभी एग्जाम में नाम भी आ जाते हैं, तो नाम भी आपको याद रखना है कि जो इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, टेम्परेचर को रिलेट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। अब इस वेंट ऑफ इक्वेशन बस क्या है, डेल्टा एच है। तो इस डेल्टा एच को समझते हैं। आपको पता है कि आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको आप क्लासीफाई कर सकते हो एज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक आपको कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिसको प्रोसीड कराने के लिए हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि उन रिएक्शंस के लिए आपके पास डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा आपके पास, पॉजिटिव होता है। एंड फॉर एक्सोथर्मिक आपके पास डेल्टा एच क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। इसको हम पढ़ते हैं थर्मो के अंदर, लेकिन अभी जस्ट मैं यहाँ पर उन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि आपके पास जो डेल्टा एच है दैट इज व्हाट, दैट इज ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। तो मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होगा, आपके पास कुछ एक ऐसा ग्राफ होता है। यहाँ आप लेकर चलते हो गिब्स फ्री एनर्जी को, यहाँ आप लेकर चलते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, दिस इज योर रिएक्टेंट की एनर्जी। फिर आपके पास पहले क्या पर क्या बनती है, आपके पास बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट, फिर आपके पास क्या बनेगा भाई, बनेगा प्रोडक्ट। एंड अगर ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है देन आपके पास जो होती है प्रोडक्ट की एनर्जी दैट इज लिटिल हायर देन द रिएक्टेंट, जिसकी वजह से आपके पास ये क्या होता है, डेल्टा एच आपके पास पॉजिटिव होता है। लेकिन आपने पढ़ा है कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है, इसको हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं भाई, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। लेकिन आपको इतना पता होगा कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रीच द इंटरमीडिएट स्टेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, अगर मैंने अभी बोला इंटरमीडिएट तो उसको भूल जाओ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट एंड फॉर द प्रोडक्ट टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर आपके पास इनिशियली रिएक्टेंट की एनर्जी होती है ये, और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये जो आपके पास होगी अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। और इस स्टेप में आपके पास क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन की, तो आपके पास ये आपके पास यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, दिस इज व्हाट द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को अगर मुझे कन्वर्ट करना रिएक्टेंट के अंदर, पहले तो कहाँ जाना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपके पास हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड ये आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच है। तो ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है दैट योर डेल्टा एच इज व्हाट, ये एफ के अंदर से अगर मैं इतने को कर दूंगा माइनस, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, डेल्टा एच ही बन जाएगा। ध्यान से देखिए, दिस कंप्लीट थिंग इज योर ई एफ एंड दिस इज योर ई ए बैकवर्ड। तो अगर मैं ई एफ में से इतना कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा डेल्टा एच ही, यानी कि जो आपका डेल्टा एच है आपके पास क्या होता है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड ही होता है। अब ये सेम चीज़ आप लोग पढ़ सकते हो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, राइट। तो आपको पता है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होता है भाई, कुछ ऐसा होगा। इसमें फ़र्क क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी होती है ज़्यादा, प्रोडक्ट की होती है कम। ये रही आपके पास क्या, ट्रांजिशन स्टेट, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, ये फॉरवर्ड है। ये रहा आपके पास प्रोडक्ट, अगर मेरे को प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो पहले जाना पड़ेगा इसको कहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट तक, और जो एनर्जी इसको चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसे मैं क्या बोलूँगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि ये है आपके पास ई ए फॉरवर्ड, ये है आपके पास ई ए बैकवर्ड, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों के अंदर, यानी कि अगर मैं इसके अंदर से इसको कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच ही बन जाएगा। सो डेल्टा एच इज बेसिकली व्हाट, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अब क्योंकि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये चीज़ ऑलरेडी नेगेटिव होती है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटे वैल्यू के अंदर से, छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ेगा, छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ई ए फॉरवर्ड में से ही ई ए बैकवर्ड को माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, फॉर एक्सोथर्मिक भी एंड फॉर एंडोथर्मिक भी आपके पास जो डेल्टा एच है दैट इज व्हाट, दैट इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो साइन को यहाँ पर ध्यान रखना भाई, दिस इज योर नेगेटिव साइन का होता है ये, और अगर आपको इसको नेगेटिव रखना है तो आपको छोटे के अंदर से ही बड़े को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपके पास चीज़ नेगेटिव में निकल कर आएगी। इसीलिए आप यहाँ पर भी क्या करते हो, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड करते हो। तो ये रही आपके पास क्या, बॉन्ड ऑफ इक्वेशन। क्या होती है वो, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट होता है, ए की पावर माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर टी। अब अगर मैं इस
इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, हमने सीखा है उसको, कहां पर सीखा है, क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिक के अंदर सीखा है। साथ में आप लोगों ने आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी है, AE⁻⁻ तो वहां से भी आपने क्या निकाली थी, एक इक्वेशन निकाली थी इसको इंटीग्रेट करके, तो वो इंटीग्रेशन मैंने आपको वहां भी सिखाया हुआ है। तो सेम उसी टाइप के इंटीग्रेशन का मैं यहां पर यूज करूंगा, कर दिखा नहीं रहा हूं, आपको भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपल याद रखिए कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद टेकिंग लिमिट्स, यानी कि बोल देता हूं कि टेम्परेचर T1 पे आपके उस रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम 1, राइट। इसे बोल दूंगा लेट्स से K1, है ना। अगर आपके पास मैं इसका टेम्परेचर करूंगा चेंज, यानी कि मैंने कर दिया यहाँ पर T2, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा चेंज। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, K इक्विलिब्रियम 2। इसको मैं आपको बोल देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए K2। तो यानी कि T1 टेम्परेचर के ऊपर आपके पास कांस्टेंट क्या रहेगा, K1, T2 पे क्या हो गया, आपके पास K2 हो गया। और इन लिमिट्स का यूज कर अगर मैं यहाँ पर करूंगा उसको इंटीग्रेट, तो आपके पास बन जाएगी इक्वेशन ln K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H/R इंटू में 1/T1 माइनस का 1/T2। अब इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर, अगर आपको T1 के ऊपर K1 पता है, तो आप लोग T2 के ऊपर इस K2 को निकाल सकते हो, बशर्ते आपको ये पता हो कि उस रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी कितनी है। अगर आपको ये पता होगा तो आप एक टेम्परेचर पे दिए गए कांस्टेंट से दूसरे टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हो। एंड दिस इक्वेशन नोन एज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ योर वेंट ऑफ इक्वेशन। अब जरा ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करना, राइट। अब जरा ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर कर रहे हो इंक्रीज, यानी कि आपके पास क्या है, T2 बड़ा है T1 से। आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि आपके पास क्या है, T2 आपके पास बड़ा है T1 से। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि 1/T2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1/T1 से, सबको पता होती है ये बात। अगर आपका 5 बड़ा है 3 से, तो ऑब्वियसली आपके पास 1/5 छोटा होगा 1/3 से। अगर मैं यहां पर इसको कर देता हूं रेसिप्रोकल के अंदर, तो आपके पास जो इनइक्वालिटी साइन यहां पर है ये भी रिवर्स हो जाता है, राइट। सिंपल चीज थी, सिंपल सी मैथ्स है। अगर T2 बड़ा होगा T1 से, तो 1/T2 छोटा होगा 1/T1 से। और मैं मानकर चल रहा हूं कि हम यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे इसको एंडोथर्मिक के लिए भी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी। तो अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की पहले बात करता हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपके पास जो डेल्टा H, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पर कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है। और अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वही निकालने की हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो मेरे पास जो 1/T2 है ये मेरा छोटा होगा 1/T1 से, यानी कि आपका 1/T1 बड़ा होगा, 1/T2 छोटा होगा, यानी कि आपके पास क्या निकलने वाला है, ये आपके पास निकलेगा पॉजिटिव के अंदर। सिंपल सी बात है, क्या निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो आपके पास डेल्टा H आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, राइट। और यहाँ पास क्या होता है, गैस कांस्टेंट, यहाँ पास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपके पास ln K2/K1 क्या निकल कर आने वाला है भाई, पॉजिटिव निकल कर आने वाला है। और अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे यहाँ से कि आपका जो K2 है बस क्या होगा, K1 से बड़ा होगा। यही तो प्रॉपर्टी होती है लोग की भाई, ln of A/B अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स A बड़ा है B से, दैट मीन्स A बड़ा है B से। सिंपल सी बात है ये। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ln K2/K1 पॉजिटिव है, दैट क्लियरली मीन्स कि आपका K2/K1 क्या है, K2 जो है आपके पास क्या है, K1 से बड़ा है। तो अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, तो मैंने देखा है कि मेरे पास जो K2 है वो K1 से बड़ा आया, यानी कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही बात करूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास क्या होता है, डेल्टा H आपके पास होता है नेगेटिव, राइट। टेम्परेचर को मैं कर रहा हूं इंक्रीज, यानी कि मेरा T2 क्या है, T1 से बड़ा है, यानी कि मेरा 1/T2 क्या है, 1/T1 से छोटा है, यानी कि मेरे पास 1/ जो T1 है ये मेरे पास क्या होगा, बड़ा होगा 1/T2 से, यानी कि ये तो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। R मेरा पॉजिटिव पहले भी था, R मेरा पॉजिटिव अभी भी है, क्योंकि ये बस क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन पास ये क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा। और इस नेगेटिव की वजह से पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ln K2/K1 बन जाएगा लेस
लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, और अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे, K2 विल बी लेस देन K1। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट अगर आप लोग खुद से अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एंडोथर्मिक यहाँ पर कर लो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आपके पास टेम्परेचर होगा इंक्रीज तो आपके पास इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। इनको प्लीज़ एमसीक्यू करते वक्त याद रखना, कुछ क्वेश्चंस तो आपके पास इसी फीचर से ही हो जाएंगे। यहाँ पर कर लेना भाई करेक्शन, यहाँ पास क्या आएगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगा, थोड़ी सी करेक्शन है इसको कर लेना प्लीज़, और अपने नोट्स को प्लीज़ ध्यान से बनाया करो ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो सब कुछ समझ में भी आती रहे। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको इक्वेशंस आती है, कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन आपको बड़ा इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड, इक्विलिब्रियम के अंदर है आपके पास H2 गैस, यहाँ H2S गैस गिवन है, इज 18.5 एट 925 केल्विन टेम्परेचर एंड 9.25 at 1000 Kelvin temperature respectively, the enthalpy of the reaction is। अब इक्वेशन आपके पास है, सब कुछ गिवन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पर जो गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है यहाँ पर, ये आपको गिवन है 118.5 एट 925 केल्विन टेम्परेचर, और आपको यहाँ पर गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, ये आपको गिवन है यहाँ पर 9.25 एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। ये मैंने आपके साथ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपको K1 गिवन है 18.5 एट 925 केल्विन, आपको K2 गिवन 9.25 एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने टेम्परेचर को किया है इंक्रीज, राइट। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। और ऐसा आपने कहाँ पर देखा है, ऐसा आपने देखा है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि आपके पास चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H है वो नेगेटिव में तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपने खुद ही प्रेडिक्ट कर लिया कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। और ये कब होता है, ये आपके पास होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो डेल्टा H है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। हालांकि ऑप्शंस में आपको ये भी नेगेटिव में गिवन है, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर सही हो सकता है। डी तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर से गिवन है आपको डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव गिवन है, तो डी तो आपने कर दिया एलिमिनेट। अब आपको इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या होती है भाई, ln K2/K1 इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H अपॉन में R, T2 माइनस T1 अपॉन में 1 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है भाई 1 अपॉन T1 था माइनस 1 अपॉन T2 था, इसको मैंने ऐसे कर दिया है T1 T2, दिस विल बी T2 माइनस का T1, यानी कि जस्ट मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ है। सेकेंडली मैंने यहाँ पर जो आपके पास था नेचुरल लॉग, उसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है लॉग विद बेस 10 के अंदर, और जब मैं ऐसे करता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर भाई, जब भी मुझे ln A को कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग में, तो मैं कैसे करूँगा उसको 2.303 log A लगाना पड़ेगा मुझे, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 2.303 आएगा, जिसको मैंने यहाँ की बजाय यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बस मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं, मैंने एक लिया है यहाँ पर एलसीएम, सेकेंडली मैंने अपने ln को कन्वर्ट किया है log के अंदर, क्योंकि जनरली आपके पास जो एग्जाम के अंदर है वो log की वैल्यू गिवन होती है। तो आप प्लीज़ ये वाली फॉर्म याद रखिएगा, अगर आपने ये वाली फॉर्म याद रखी तो क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर पाओगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इस इक्वेशन को याद रखो, वैल्यू को आपको पुट करना है, K2 भी आपको पता है, K1 भी आपको पता है, R की वैल्यू पता होती है, ये तो कांस्टेंट ही है, T2 भी गिवन है, T1 भी गिवन है, T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है, सब गिवन है। आपको जस्ट निकालना है यहाँ पर क्या, डेल्टा H, सबकी वैल्यू को पुट किया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डेल्टा H विल बी इक्वल टू व्हाट, -71080.57 जूल पर मोल, यानी कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पर है -71080.57 जूल पर मोल। तो प्लीज़ इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना, कैलकुलेट कर देखना, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाए। तो डायरेक्ट इक्वेशन के ऊपर बेस भी आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके IIT JAM एग्जाम के अंदर, और इवन नेट के अंदर भी इस इक्वेशन के ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रैक्टिस करते रहना, इक्वेशंस को आपको याद रखनी है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। हम इसे पढ़ रहे हैं अंडर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, द इक्विलिब्रियम 2a plus b2 gives 2ab involves the two component equilibria, यानी कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये दो स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप आपके पास ये रहा a plus b2 इक्विलिब्रियम ab plus b, एंड सेकंड ये रहा a plus b इक्विलिब्रियम ab विद रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज k1 एंड k2, यानी कि इसका पास क्या है, यहाँ पर k1 है,
इसलिए आपके यहाँ पर क्या है K2 है। आपसे पूछा है हाउ इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द ओवरऑल रिएक्शन रिलेटेड टू K1 एंड K2। तो ये तो आपने पढ़ा है फीचर्स के अंदर कि अगर आपको दो इक्वेशन को ऐड करने से जो इक्वेशन बनती है उसका जो होगा कांस्टेंट आपस क्या हो जाएगा, वो इन दोनों का मल्टीपल हो जाता है, यानी कि K1 इंटू में K2 हो जाता है। बाकी एक बार चेक कर लो क्या इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद मेरे पास यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपके पास यहाँ पर गिवन है, आपको यहाँ गिवन है भाई A प्लस का B2 इक्विलिब्रियम AB प्लस का B। आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास है A प्लस का B इक्विलिब्रियम AB। तो कर दो इनको ऐड। कैसे ऐड करोगे भाई, एक तो साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि भाई मैं इस B से तो B को काट दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 2A प्लस का यहाँ पर आएगा B2 इक्विलिब्रियम, यहाँ पास क्या आ जाएगा AB, ये रहा AB, ये रहा, दिस विल बी 2AB, यानी कि ये बन जाएगा। और यही आपको यहाँ पर गिवन है आई थिंक 2A प्लस B2 इक्विलिब्रियम 2AB। तो इस इक्वेशन के लिए आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा भाई, दिस विल बी इक्वल टू K1 इंटू में K2, यानी कि जिन दो रिएक्शन को आपने ऐड किया है इन दोनों के कांस्टेंट को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल चीज़ है, सिंपल फैक्टर के ऊपर से क्वेश्चन आया था ये, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आगे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, यानी कि K इज इक्वल टू K1 K2 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे, है ना, आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा H2 गैस प्लस CO2 गैस इक्विलिब्रियम के अंदर है H2O गैस प्लस CO गैस। आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 2000 केल्विन इज इक्वल टू 4.4। एक और इक्वेशन है, ट्वाइस ऑफ H2O गैस इक्विलिब्रियम के अंदर है 2H2 गैस प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 2000 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट 5.31 इंटू 10⁻⁻10। एंड एक और इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है, ट्वाइस ऑफ CO गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ CO2 गैस, और आपको यहाँ पर गिवन है इस K की वैल्यू एट 1000 केल्विन टेम्परेचर, जो कि आपके पास है 2.24 इंटू 10⁻22। स्टेट वेदर द रिएक्शन थर्ड इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आपको बतानी है कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो आपके पास एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर पक्का आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को कर देखिएगा, ये आपके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक हिंट देता हूँ कि आखिर किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, लेकिन एक हिंट लेते जाओ ताकि आप इसको कर पाओ। देखो भाई ध्यान से देखो, आपको बताना है कि जो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 है ये आपके पास एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, और आपको यहाँ पर 1 पता है, आपको यहाँ पर 2 पता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप इस इक्वेशन को ईजिली बना सकते हो। कैसे बनाओगे और कैसे इसको अप्रोच करोगे, आपके पास यहाँ पर क्या है, ट्वाइस ऑफ CO गैस है आपके पास, यहाँ पर कहाँ पर है भाई, वो प्रोडक्ट के अंदर है, यानी कि आपको इस वाली इक्वेशन को पहले करना पड़ेगा रिवर्स, राइट, पहले करना पड़ेगा आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को पहले आपको करना है रिवर्स। रिवर्स करने के बाद आपको यहाँ पर चाहिए ट्वाइस ऑफ CO, यहाँ पास क्या है, सिंगल CO है। तो जब मैं रिवर्स भी करूँगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिंगल CO रहेगा। तो पहले इसको रिवर्स करो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रिवर्स करने के बाद और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ CO गैस प्लस H2O गैस, ट्वाइस का रहेगा यहाँ पर भी, इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ CO2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस। मैंने क्या किया है, मैंने पहली इक्वेशन को रिवर्स किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब मैं रिवर्स करूंगा तो रिवर्स करने के बाद आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, आप निकाल सकते हो, आपको पता है कि वो बस रेसिप्रोकल हो जाती है। और जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, वो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये आपको पता है, यानी कि 2000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आप इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हो बड़े ईजिली। उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए अपना O2। अब O2 कहाँ मिलेगा, O2 आपके पास इस स्टेशन के अंदर है, ये रहा O2, लेकिन कहाँ पर है, ये प्रोडक्ट के अंदर है, यानी कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी रिवर्स कर देता हूँ। तो जब मैं करूँगा इसको रिवर्स तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ H2O गैस। और अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, चीज़ें जो है वो बहुत सिंपल हो जाएंगी। आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ है ट्वाइस ऑफ H2O गैस, यहाँ है ट्वाइस ऑफ H2O गैस, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ H2 गैस, यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ H2 गैस, कैंसिल हो जाएंगे। तो बनेगा क्या, बनेगा ये ट्वाइस ऑफ CO गैस, ये रहा आपके पास, प्लस O2 गैस, ये रहा आपके पास, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ CO2 गैस, ये रहा आपके पास। यानी कि आप इन दोनों इक्वेशन से अपनी इस इक्वेशन को बना सकते हो। और आपको अब इस इक्वेशन का कांस्टेंट भी पता है 2000 केल्विन के ऊपर।
आपको इसका भी पता है 2000 केल्विन के ऊपर, पता नहीं है आपको निकालना पड़ेगा, है ना, पता नहीं है आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको आता है कि अगर मैं इक्वेशन को रिवर्स करूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ता है और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप उसको निकाल सकते हो। फिर आपको जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आप इस इक्वेशन के लिए भी 2000 केल्विन के ऊपर अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हो, राइट। इसकी वैल्यू को भी निकाल सकते हो बड़े इजीली, जस्ट आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी कर लोगे आप। और आपको इसी इक्वेशन के लिए 1000 के ऊपर वैल्यू गिवन है, तो बस आपको ये देखना है कि जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं तो मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो वेन होफ इक्वेशन को ही आपको यहाँ पर यूज करना है। थोड़ा जब मैंने आपको बताया था रिलेशन कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से बस क्या हो रहा है वहाँ पर, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है और आपको बताना है कि ये आपके पास एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। सो दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज़ तो करना और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ज़रूर कमेंट करना है कि आखिर इसका आंसर क्या है, ताकि मैं आपको वहाँ पर करेक्ट भी कर सकूँ अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी गलती कर रहे हो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कब से बात करे जा रहे हैं के इक्विलिब्रियम की, कब से बोल रहे हैं के सी है के पी है, तो भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है, आखिर हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। तो 3 एप्लीकेशन होती है। पहली है इट कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इट कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड इट हेल्प अस इन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ ऑल द स्पीशीज विच इज देयर एट इक्विलिब्रियम। लेकिन इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और सब्सक्राइब करते हुए प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस करना। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो, नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।